नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। दक्षिण अफ्रीका हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला पहला देश बना। भारत के वित्त मंत्री ने बहुपक्षीय विकास बैंकों को आकार देने में ग्लोबल साउथ की भूमिका को रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री के अनुसार ग्रामीण भारत में 95% भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पहल फ्रेमवर्क डिजी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने मध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2024 के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित की। एक नवीन रिपोर्ट में जीवाश्म ईंधन से कोरल ट्रायंगल के समक्ष उत्पन्न संभावित खतरों का उल्लेख किया गया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं पहली मुख्य खबर का। दक्षिण अफ्रीका हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग HHGE को अनुमति देने वाला पहला देश बना। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने स्वास्थ्य अनुसंधान में नैतिकता के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग HHGE की अनुमति दी गई है। इसका अर्थ है कि इस तकनीक का उपयोग करके आनुवंशिक रूप से संशोधित संतान उत्पन्न की जा सकती है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के दिशा निर्देश WHO जैसे संगठनों द्वारा प्रस्तावित फ्रेमवर्क्स की तुलना में कम कठोर हैं। WHO के फ्रेमवर्क सामाजिक सहमति पर बल देते हैं। चलिए इसी के साथ सबसे पहले हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग HHGE के बारे में बात करते हैं। सोमैटिक सेल एडिटिंग केवल शरीर की कोशिकाओं जैसे त्वचा, रक्त, मांसपेशी आदि में परिवर्तन करती है। इस कारण ये केवल उस व्यक्ति को प्रभावित करती है जिस पर यह प्रक्रिया की जा रही है। वहीं HHGE जर्मलाइन कोशिकाओं जैसे शुक्राणु, अंडाणु और भ्रूण में परिवर्तन लाती है। इसका अर्थ है कि इन कोशिकाओं में की गई जीन एडिटिंग न केवल उस व्यक्ति को प्रभावित करेगी बल्कि उन संतानों को भी प्रभावित करेगी जो इस व्यक्ति से उत्पन्न होंगी। जीनोम एडिटिंग के लिए कुछ तकनीक या उपकरण काम में लाए जाते हैं, जैसे कि जिंक फिंगर न्यूक्लियेसिस, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियेसिस, क्रिस्पर या Cas9 और मैग्न्यूक्लियेसिस। अब हेरिटेबल जीनोम एडिटिंग के संभावित उपयोग जानते हैं। इसमें सबसे पहला है रोगों की रोकथाम। वंशानुगत बीमारियों जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, हिटिंगटन रोग और सिकल सेल अनीमिया के जोखिम को कम किया जा सकता है। दूसरा है आनुवंशिक अनुसंधान की उन्नति। HHGE के माध्यम से मानव जीव विज्ञान, आनुवंशिकता और रोग तंत्र के बारे में हमारी समझ का विस्तार किया जा सकता है। और तीसरा है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव तकनीक। ये कई प्रौद्योगिकियों में सुधार कर सकती है, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF आदि। इसी के साथ अब हेरिटेबल जीनोम एडिटिंग से जुड़ी चिंताओं पर भी एक नजर डालते हैं। पहली चिंता का विषय है अप्रत्याशित परिणाम। जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग का प्रभाव वंशानुगत होगा। इसके दीर्घकालिक प्रभाव अभी ज्ञात नहीं है और कोई भी अनपेक्षित प्रभाव एक से अधिक पीढ़ीगत हो सकता है। नैतिक मुद्दों को देखें तो HHGE मनुष्यों की गरिमा और उनकी विविधता के प्रति सम्मान के खिलाफ है। इसके अलावा ये मौलिक धार्मिक और नैतिक मान्यताओं को भी चुनौती देती है। सामाजिक प्रभाव भी एक चिंताजनक कारण है। डिजाइनर बेबीज के सृजन से शिशु की बुद्धिमत्ता, रूप या दिखावट और शारीरिक क्षमता जैसे गुणों को संवर्धित किया जा सकता है। ऐसा करने से सामाजिक असमानता में बढ़ोतरी हो सकती है। अंत में ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को विनियमित करने के लिए उठाए गए कदम जान लेते हैं। पहला है ओविएडो कन्वेंशन। इस कन्वेंशन को कई यूरोपीय राष्ट्रों ने अपनाया है। ये मानव भ्रूण के सृजन पर रोक लगाता है। दूसरा है इंटरनेशनल कमीशन ऑन क्लिनिकल यूज ऑफ ह्यूमन जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग। यह ह्यूमन जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग के संभावित नैदानिक उपयोगों का आकलन करता है। भारत की बात करें तो यहाँ स्टेम सेल अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश बनाए गए हैं, जो ह्यूमन जर्मलाइन एडिटिंग और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाते हैं। रुख करते हैं अगली खबर का। भारत के वित्त मंत्री ने बहुपक्षीय विकास बैंकों को आकार देने में ग्लोबल साउथ की भूमिका को रेखांकित किया।
वित्त मंत्री ने 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बहुपक्षीय विकास बैंकों यानी MDBs की नींव रखने में ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। हालांकि 1944 के सम्मेलन के तहत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई थी। चलिए सबसे पहले बहुपक्षीय विकास बैंकों MDBs में ग्लोबल साउथ के योगदानों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ग्लोबल साउथ ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक जैसे नए संस्थानों की स्थापना में सहयोग किया है। भारत और चीन जैसे ग्लोबल साउथ के देशों ने अपनी आर्थिक समृद्धि के साथ साथ MDBs के लिए अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं में भी वृद्धि की है। ग्लोबल साउथ ने MDBs में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विविध पक्षों को शामिल करने पर जोर देकर समावेशिता और MDBs में सुधारों का समर्थन किया है। वहीं अगर ग्लोबल साउथ के दृष्टिकोण से MDBs में सुधारों की आवश्यकता को देखा जाए तो पहला है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। IMF में 59.1% वोटिंग शेयर विश्व की आबादी के केवल 13.7% हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों के पास है। अगला है ऋण राहत आवश्यकता। लगभग 79 निम्न और मध्यम आय वाले देश ऋण संकट में है। तीसरा है वैश्विक चुनौतियों का समाधान। जलवायु परिवर्तन, महामारी, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसे मुद्दे ग्लोबल साउथ को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, जिसके लिए अतिरिक्त वित्त पोषण सहायता की आवश्यकता होती है। खबर के आखिर में MDBs के लिए भारत की ओर से की गई सिफारिशों पर चर्चा करते हैं। डिजिटल समावेशन और सतत ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल साउथ के अनुभवों से नवाचारों के दो तरफा आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही ग्लोबल साउथ के लिए विकास संबंधी वित्त पोषण की आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए। व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देने, मध्यम आय वाले देशों को अधिक ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करने और विकास संबंधी गतिविधियों के प्रभावों को बेहतर करने हेतु अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण मॉडल अपनाया जाना चाहिए। और आखिरी है विश्वव्यापी गवर्नेंस संकेतक और नए बी रेडी इंडेक्स जैसे वैश्विक सूचकांक तैयार करते समय साक्ष्य आधारित एवं डेटा संचालित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली मुख्य खबर की तरफ। ग्रामीण विकास मंत्री के अनुसार ग्रामीण भारत में 95% भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया गया। आपको बता दें कि वर्ष 2016 से अब तक 6.26 लाख से अधिक गांवों के भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। ये सुरक्षित, पारदर्शी और सुलभ भू स्वामित्व सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का महत्व देखें तो सबसे पहला है पारंपरिक चुनौतियों का समाधान होना, जैसे भूमि विवाद। भारत में 60% से अधिक मुकदमे भूमि से संबंधित हैं। अतिक्रमण, बेनामी संपत्ति और अकुशल मैनुअल प्रक्रियाएं। दूसरा है सटीक सर्वेक्षण और योजना। इसमें भूस्थानिक मानचित्रण भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता प्रदान करता है। इससे कमजोर वर्गों के लिए पहुंच और समानता को बढ़ावा मिलता है। कृषि ऋण को बढ़ावा देना भी इसका एक महत्व है। यह स्पष्ट भू स्वामित्व कृषि के लिए पूंजी और ऋण की आपूर्ति को सुगम बनाता है और अन्य लाभों में कृषि इनपुट सब्सिडी का बेहतर लक्ष्यीकरण, भूमि अधिग्रहण या आपदाओं की स्थिति में समय पर मुआवजा, GDP को बढ़ावा देना आदि शामिल है। चलिए महत्व के बाद अब भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में आने वाली समस्याएं भी जान लेते हैं। पहली है बोझिल और संसाधन गहन प्रक्रिया। वर्तमान में भूमि अभिलेख अधूरे हैं और अलग अलग विभागों की फाइलों में दबे हुए हैं। दूसरा, डिजिटलीकरण की धीमी प्रक्रिया। दरअसल अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में देरी हो रही है और भू स्वामित्व का डेटा भी पुराना हो गया है। तीसरी समस्या, कानूनी और प्रशासनिक ढांचे में सुधार। प्रभावी सुधार के लिए सटीक रिपोर्टिंग हेतु काश्तकारी कानूनों और भूमि उपयोग विनियमों को अपडेट करने की आवश्यकता है। आगे की राह में भू गवर्नेंस में ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग, पंजीकरण अधिनियम की समीक्षा आदि शामिल है। खबर के अंत में भूमि डिजिटलीकरण में सुधार के लिए सरकारी पहलें भी जानते हैं। पहली है डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेख प्रबंधन की एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी प्रणाली विकसित करना है। दूसरी है विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या यानी यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN।
या भू आधार। ये एक 14 अंकीय अल्फा न्यूमरिक पहचान संख्या है। ये प्रत्येक भूखंड के अक्षांश और देशांतर निर्देशांकों यानी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स यानी कि अवस्थिति के आधार पर जनरेट की जाती है। तीसरी है नेशनल जेनेटिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS। इसका उद्देश्य दस्तावेजों के पंजीकरण के स्तर पर राज्यों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था होने की समस्या को दूर करना है। और आखिरी है स्वामित्व योजना। इसके तहत ग्रामों में आवासीय क्षेत्रों में गृह स्वामियों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान किए जा रहे हैं। इसी के साथ नजर डालते हैं अगली मुख्य खबर पर। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पहल फ्रेमवर्क डिजी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। डिजी फ्रेमवर्क का उद्देश्य साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ साझेदारी में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और कोरिया गणराज्य के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। सबसे पहले डिजी फ्रेमवर्क को समझें तो इसकी साझेदार एजेंसियों में यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया शामिल है। इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करने के लिए भारतीय निजी क्षेत्र के साथ सहयोग को आगे बढ़ाना है। ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 5G, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN, सबमरीन केबल, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा सेंसर, स्मार्ट सिटी, ई-कॉमर्स, AI और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसी परियोजनाओं का समर्थन करेगा। भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI को देखें। यहाँ आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले DPIs को सामूहिक रूप से इंडिया स्टैक के नाम से जाना जाता है। इसके 3 अलग अलग स्तर हैं। डिजिटल पहचान यानी आधार, UPI द्वारा रियल टाइम में त्वरित भुगतान और डेटा शेयरिंग आर्किटेक्ट यानी डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्ट। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हुए DPI का महत्व भी समझते हैं। पहला है समावेशी विकास। दरअसल DPI ने भारत को 2018 से 2023 के दौरान 80% वित्तीय समावेशन हासिल करने में मदद की है। साथ ही कोविड-19 के दौरान 87% गरीब परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में सहायता भी प्रदान की। अगला है आर्थिक समृद्धि। वित्तीय क्षेत्र में DPI को लागू करके देश की आर्थिक समृद्धि में 33% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और तीसरा है उत्सर्जन में कमी। जलवायु क्षेत्र में कार्बन ऑफसेट और व्यापार, भूमि मानचित्रण तथा मौसम संबंधी जानकारी एवं निगरानी में DPI के कार्यान्वयन से अगले 5 से 10 वर्षों में उत्सर्जन को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। इसी के साथ खबर के आखिर में DPIs को वैश्विक बनाने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयास भी जान लेते हैं। एशिया और अफ्रीका में उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग को अपनाने के लिए अमेरिका भारत वैश्विक डिजिटल विकास साझेदारी संपन्न की गई है। भारत के नेतृत्व में G20 के तहत G20 फ्रेमवर्क फॉर सिस्टम ऑफ DPI को अपनाया गया है। इसका उद्देश्य DPIs को डिजाइन करने और उपयोग में लाने हेतु सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करना है। दुनिया भर से DPI केंद्रित उपकरणों, संसाधनों और अनुभवों की होस्टिंग के लिए भारत द्वारा वर्चुअल ग्लोबल DPI रिपोजिटरी स्थापित की जा रही है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार ने माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2024 के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित की। केंद्र सरकार ने माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 यानी आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन अमेंडमेंट एक्ट 1996 में संशोधन करने के लिए माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2024 का मसौदा तैयार किया है। इस संशोधन का उद्देश्य संस्थागत आर्बिट्रेशन को बढ़ावा देना, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में न्यायालय के हस्तक्षेप को कम करना और इससे जुड़ी कार्यवाहियों का समय पर समापन सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि आर्बिट्रेशन विवाद के वैकल्पिक समाधान का एक तरीका है। इसमें विवाद में शामिल पक्ष कोर्ट न जाकर एक योग्य आर्बिट्रेटर द्वारा अपने मामले की सुनवाई कराने पर सहमत होते हैं। ऐसे में चलिए सबसे पहले आर्बिट्रेशन प्रणाली से संबंधित मुद्दे क्या हैं इन्हें जानते हैं। आर्बिट्रेटर्स यानी मध्यस्थों की नियुक्ति में विविधता का अभाव है, क्योंकि ज्यादातर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को ही मध्यस्थ के तौर पर चुना जाता है। साथ ही आर्बिट्रेशन प्रणाली में विश्वास की कमी भी देखी गई है, क्योंकि मध्यस्थों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में हमेशा संदेह बना रहता है। इसके अलावा आर्बिट्रेशन संबंधी कार्यवाही में
न्यायिक हस्तक्षेप से भी निर्णय में देरी होती है। ऐसे में खबर की बेहतर जानकारी के लिए भारत में आर्बिट्रेशन संबंधी वर्तमान व्यवस्था को समझते हैं। भारत में माध्यस्थम संबंधी सभी कार्यवाही आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 1996 के जरिए पूरी की जाती है। ये कानून UNCITRAL यानी यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मॉडल कानून 1985 और UNCITRAL कंसाइलेशन नियम 1980 पर आधारित था। इस अधिनियम में 2015, 2019 और 2021 में संशोधन किए गए थे। इसी के साथ खबर के आखिर में माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2024 के मसौदे की मुख्य विशेषताएं भी समझते हैं। सुलह यानी कंसाइलेशन शब्द को हटा दिया गया है। संशोधित अधिनियम को अब आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 कहा जाएगा, क्योंकि कंसाइलेशन से संबंधित प्रावधानों को मीडिएशन एक्ट यानी मध्यस्थता अधिनियम 2023 में शामिल कर लिया गया है। दूसरा है तत्काल आवश्यकता पड़ने पर आर्बिट्रेटर्स की नियुक्ति। कई बार आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के गठन में देरी होती है। ऐसे में देरी से बचने के लिए यह प्रावधान किया गया है। संस्थागत फोकस को देखें तो इसमें दक्षता को बढ़ावा देने हेतु एक हॉक अरेंजमेंट्स की तुलना में संस्थागत आर्बिट्रेशन पर फोकस किया गया है। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ACI में आर्बिट्रेशन से संबंधित कार्यवाहियों के लिए मॉडल नियम बनाने और आर्बिट्रेशन से जुड़े संस्थानों को मान्यता देने का अधिकार ACI को सौंपा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो इसके माध्यम से आर्बिट्रेशन की अनुमति दी गई है। और आखिरी है अपीलीय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की स्थापना। इसे आर्बिट्रेशन से जुड़े निर्णयों के विरुद्ध आवेदनों पर विचार करने के लिए स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। एक नवीन रिपोर्ट में जीवाश्म ईंधन से कोरल ट्रायंगल के समक्ष उत्पन्न संभावित खतरों का उल्लेख किया गया। आपको बता दें, ये रिपोर्ट जैव विविधता कन्वेंशन CBD के पक्षकारों की 16वीं कॉन्फ्रेंस यानी COP16 में जारी की गई है। चलिए खबर की शुरुआत में सबसे पहले कोरल ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जल में अवस्थित है। ये विश्व के सबसे समृद्ध जैव विविधता समुद्री क्षेत्रों में से एक है। विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र से समृद्ध इस क्षेत्र का विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया और मेलानेशिया के 7 देशों में है। कोरल ट्रायंगल के महत्व की बात करें तो इस क्षेत्र में दुनिया की 76% कोरल प्रजातियां, 2000 से अधिक कोरल फिश प्रजातियां और 7 समुद्री कछुओं यानी टर्टल की प्रजातियों में से 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। 120 मिलियन लोग खाद्य और आय के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। यह जगह समुद्री विविधता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि इसे समुद्र का अमेज़न भी कहा जाता है। महत्व के बाद कोरल ट्रायंगल के समक्ष उत्पन्न खतरों के बारे में भी जान लेते हैं। पहला है तेल और गैस अन्वेषण। वर्तमान में 100 से अधिक अपतटीय तेल और गैस ब्लॉक्स कोरल ट्रायंगल में कार्यरत हैं। ये गतिविधियां प्रवाल भित्तियों, मैंग्रोव और समुद्री घास सहित ट्रायंगल के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालती हैं। दूसरा है ध्वनि प्रदूषण। शिपिंग और अन्वेषण गतिविधियों से समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचता है। जैसे कि अन्वेषण गतिविधियों से उत्पन्न शोर समुद्री जीवों की सुनने की क्षमता को हानि पहुंचाता है। इसके कारण जीवों के संचार, शिकार पैटर्न, व्यवहार आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खबर के आखिर में रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को समझते हैं। जीवाश्म ईंधन के मौजूदा परिचालनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करते हुए कोरल ट्रायंगल में तेल और गैस के अन्वेषण पर रोक लगानी चाहिए। विशेषज्ञों का सुझाव है कि कोरल ट्रायंगल को हानिकारक समुद्री क्षेत्रक संबंधी गतिविधियों से विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे विशेष रूप से संवेदनशील समुद्री क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण LPAI द्वारा निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन किया। LPAI गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। हाल ही में भारतीय रेलवे और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सुवैध बच्चों की सुरक्षा के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। यह व्यापक SOP भारतीय रेलवे के संपर्क में आने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता है।
हाल ही में जैव विविधता सम्मेलन CBD के सचिवालय ने वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पहल FERI की 10वीं वर्षगांठ मनाई। हाल ही में विशेषज्ञों ने कोलंबिया के कैली में जैव विविधता अभिसमय CBD के COP16 के दौरान विश्व के उत्तरी वनों यानी बोरियल पर ध्यान केंद्रित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मियावाकी पद्धति का उपयोग करके 8000 फीट की ऊंचाई पर तैयार किए गए घने वन में 93% सफलता दर हासिल की गई। चेन्नई के समुद्र तट पर जैव संदीप्ति की परिघटना देखी गई। ये कुछ प्राणियों में प्रकाश उत्सर्जित करने का गुण होता है। उत्सर्जित प्रकाश का स्रोत वास्तव में जीवों में एंजाइम उत्प्रेरित ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा है। भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा निर्मित 7वां ASWSWC अभय लॉन्च किया गया। इस ASWSWC क्राफ्ट को 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से डिजाइन किया गया है। इस प्रकार ये सरकार के आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। उपग्रह से लिए गए हालिया चित्रों से ट्राइटन द्वीप पर चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण का पता चला है। ये द्वीप पैरासेल्स यानी दक्षिण चीन सागर में अवस्थित है। इसे चीन में जिशा द्वीप समूह कहा जाता है। ये प्रभावी रूप से चीन द्वारा नियंत्रित है, लेकिन वियतनाम और ताइवान भी इस पर अपना दावा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग उपहार में दी। ये मुख्य रूप से भित्ति चित्रकला का रूप है। ये कला झारखंड के हजारीबाग जिले में प्रचलित है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।